नमस्कार, मैं हूं राज चौधरी। पिछले साल संसद में पारित हुए बिल को लेकर काफ़ी किसानों में होहल्ला रहा, काफ़ी आंदोलन हुआ। गाज़ियाबाद बॉर्डर पे लेके हज़ारों लाखों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस वर्ष भी कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से इस रफ्तार आंदोलन की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी। इसी बीच एक शख्स जो इनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुआ, इनका नाम है इंद्र कुमार। ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किसान बिल को लेकर उनकी अपनी क्या वो हैं। नमस्कार, मैं आपके सारे दर्शकों को नमन, अभिनंदन और जय भारत के साथ उनका सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि किसान बिल को लॉन्च करके भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा छल हमारे पूरे भारत के उपभोक्ताओं के साथ किया, क्योंकि किसान बिल कहीं से भी किसानों के हित का नहीं है। ये पूरी तरह से व्यापारियों के हित का और बड़े व्यापारियों के हित का है। इसमें कहीं से भी किसान का कोई हित नहीं है। तीन के तीनों बिल बकवास हैं, केवल और केवल व्यापारियों के लाभ के लिए, वो भी पूंजीपति व्यापारियों के लाभ के लिए लॉन्च किए गए हैं। और इसी वजह से हम किसान विद्रोह में बैठे हुए हैं, विरोध में बैठे हुए हैं कि ये बिल ना सिर्फ किसानों को मार डालेगा, अपितु भारत के एक एक उपभोक्ताओं को दयनीय स्थिति में पहुंचा देगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है, बीजेपी हमेशा किसानों के हित की बात करती है और वो कहती है, उन्होंने कहा भी है कि ये पूरी तरह से ये जो बिल पारित हुआ है किसान का, ये पूरी तरह से किसान के हित में है। इस बारे में क्या कहना है आपका बीजेपी की को लेकर? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का एक नेतृत्व पैनल, जिसके नाम पर बीजेपी ने वोट लड़ा और जिसके नाम पर संभवतः हमने भी वोट किए, गलती हमसे भी हुई कि हमने एक जुमलेबाज के जुमले में आकर के, बहकावे में आकर के ऐसी सरकार को चुन ली जिसने किसी भी कदम पर किसान तो किसान, भारत के किसी भी नागरिक का हित नहीं किया, किसी भी नागरिक का हित नहीं किया। केवल इनका एक ही फंडा है, वो विकास केवल बीजेपी के अंदरूनी हिस्से में विकास दिखाई देता है। जैसे 1345 भारत के ज़िले हैं, जिसमें 900 ज़िलों में बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय खुल गए, परंतु 2022 तक पक्के मकान देने का वादा करके अभी भी आप दिल्ली में देख सकते हैं कितने लोगों को बेघर कर दिया गया कोर्ट के आदेश से। कैसा पक्का घर, लोगों तो घर ही उजाड़ दिया गया। अभी हरियाणा के एक गांव को, जहां लाखों की बस्ती थी, पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। 2022 तक पक्के घर देने के वादे थे। ये जुमले की सरकार हर कदम पर जुमला चलाती है। ना किसान का हित होने जा रहा है, ना जनता का हित होने जा रहा है। केवल और केवल झोला छाप फकीर का झोला भर जाएगा और वो झोला भर करके बाकी जनता को झोला पकड़ा के चला जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर कहा गया, आपने एक साइकिल यात्रा की शुरुआत की, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से आपने शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे आपने साइकिल यात्रा करते हुए कहाँ तक आप आए? किसान आंदोलन ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली में बैठे हमारे सरदार भाइयों को कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी कहा गया। हमारी मीडिया इसमें सम्मिलित रही, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर पर जी न्यूज़, आर भारत और इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़, ये कुछ विशेष चैनल जो घर घर तक लोगों के तक पहुंच बनाए हुए हैं, इन्होंने एक मुहिम चलाई कि हम आंदोलन को दिखाएंगे ही नहीं। वहाँ पंजाबियों को आतंकवादी, खालिस्तानी बताया। आप बताइए, यदि देश में आतंकवादी बैठे हुए हैं तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या देश को आतंकवादियों के हाथ छोड़ दिया? हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा है जो देख नहीं सकता कि देश आतंकवादियों के हाथ में बैठा हुआ है। देश में आतंकवादी घुसे हुए हैं। कहां गई एनआईए, कहां गई रॉ, कहां गई सीबीआई? ये केवल एक प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया। क्यों? क्योंकि हमारे पंजाबी भाई, जो देश की आज़ादी में भी अगर 110 लोगों को फांसी होती थी तो 91 संख्या उनकी होती थी। लेकिन क्योंकि मीडिया सदैव एक विशेष वर्ग के हाथों में रही, इस वर्ग ने देश को छलने के अलावा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हर कदम पर झूठ दिखाता है। खासतौर पर सुधीर चौधरी कभी अपना डीएनए नहीं किया, फर्जी डीएनए करके दिखाता है। अपना डीएनए करके दिखाया कि तिहाड़ क्यों गया। आप पत्रकार हैं, आप बताइए ना, क्या इस तरह के डीएनए करने जाते हैं? जनता के से जुड़े मुद्दे दिखाओगे ही नहीं। अरे एक एक बिल जनता के लिए हानिकारक है। इस चीज़ को जनता को बताने के लिए मैंने मुंबई के कांदिवली के
हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में बना हुआ कांदिवली वेस्ट में अटल स्मृति उद्यान से मैंने साइकिल यात्रा शुरू की। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज भी बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने भारत को स्वर्णिम युग दिया, परंतु इस फकीर चौकीदार ने देश को झोला पकड़ा दिया। आज हमारी जीडीपी बांग्लादेश से नीचे है, हम नेपाल से भी तुलना नहीं कर पा रहे हैं। कैसा फकीर आया, सारे झोले भर लिए। वो स्मृति ईरानी जो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने पर, अभी उसकी चूड़ियां सोने की हो गई, हीरे जवाहरात जड़ गए, वो उसके झोले में गिरवी हो गई, रख लिया उसने अपने झोले में। अब स्मृति ईरानी चूड़ियां नहीं भेजती प्रधानमंत्री को, भेजती है क्या? ये जो यात्रा वो किसान बिल को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले 2022 और 2024 पे किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में मैं जितने अधिक से अधिक जिलों में जा सका मैं जाऊंगा और बीजेपी को उसकी अंतिम मेयर की सीट तक हराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने देश को जिस तरीके से गुमराह किया। राम हमारे हैं, हमने कब इनकार किया? राम मंदिर का फैसला हो गया, हम अपने पैसे से राम मंदिर बनवा सकते हैं, उसमें सरकार के इन्वॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी। सरकार को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर ध्यान देना था। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया, बल्कि आपको जो आंकड़ा बता रहा है कि 23 करोड़ लोगों का संगठित क्षेत्र से जॉब छीन ली गई, उनको बेरोजगार कर दिया गया। इन सब चीज़ों का दर्द एक युवा होने के नाते हुआ। तो किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के बाद मैंने किसान आंदोलन की बातों को घर घर पहुंचाने के लिए मुंबई से शुरू करके 9 अप्रैल 2021 को मुंबई से शुरू करके वाया नागपुर होते हुए दिल्ली तक मैं 23 अप्रैल को पहुंचा। मैं 18 घंटे साइकिल चलाता था, लोगों से मिलता था, जितने भी मुझे गाँव मिले, जितने हाईवे पे मिले, मैं एक हर घर में ठहरता था। बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया, सम्मान किया, अपने अपने घरों में खाना खिलाया। आपको बता दूं कि इस पूरी यात्रा के दौरान मेरी जेब से शायद ही 500 रुपये खर्च हुए हों। मुझे पूरा सपोर्ट रास्ते में किसान भाइयों से मिला और किसान भाइयों को समझ आया, तीनों बिल के समझ आए, परंतु अभी हालात ऐसे हैं कि वो चाह करके भी अपने दैनिक खर्चों को बचाने के लिए, क्योंकि भारत की जो जोत है वो छोटी जोत है। भारत में 95% किसान छोटी जोत के हैं। वो रोज़ गड्ढा खोदते हैं तो रोज़ पानी पीते हैं। वो आंदोलन में सम्मिलित हो जाएं अगर, तो उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए वो आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते, जो मैंने यात्रा में अनुभव किया। उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं, परंतु हम दिल्ली में 2-1 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अभी आगे की किस तरह की रणनीति आपने तैयार की है, या इस साइकिल यात्रा को और कितना आगे तक ले जाना है, या अभी आगे सोच रखा है आपने कि अभी और यात्रा करनी है, पूरे यूपी में भ्रमण करना है, किसानों से बातचीत करनी है, उनको बताना है कि इस वास्तविकता क्या है, आखिर बिल की आगे क्या रणनीतियाँ हैं? जब तक प्रधानमंत्री जी तीनों बिल को वापस करके नया बिल जो किसान ही नहीं उपभोक्ताओं के भी हित का हो, जैसे हम एक उदाहरण से बताते हैं, हमारे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, ये पूरे पूर्वी भारत में एक गेहूं का रेट 15 रुपये किलो भी प्राइवेट मंडियों में नहीं, प्राइवेट मार्केट में नहीं मिल रहा है, परंतु मुंबई में वही गेहूं मैं उपभोक्ता के रूप में जब खरीदता हूं तो 32 रुपये किलो खरीदता हूं। हम 4 महीने किसान होने के नाते 4 महीने मेहनत करते हैं और लागत लगाते हैं। मैं 4 महीने मेहनत करके लागत लगा करके हमें 15 रुपये भी नहीं मिलता, और एक 15 रुपये लगा करके, एक चलना लगा करके, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्च करके एक व्यापारी 15 रुपये प्रॉफिट कमा ले रहा, 15 रुपये प्रॉफिट कमा ला रहा। इन चीज़ों का जो अंतर है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ आता। इसको समझाने के लिए अगर मुझे पूरी ज़िंदगी देनी पड़ी तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यात्राओं पे रहूँगा। ये थे हमारे साथ इंद्र कुमार जी, जिन्होंने किसान बिल को लेकर जो प्रयास किया, आंदोलन किया। पक्ष इस समय बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनका गुस्सा देखने लायक है। और आगे जिस तरह के इन्होंने अपनी रणनीतियों को तैयार किया है और जिस तरह से इन्होंने 2022 के लिए तैयारी की है, और उन्होंने पूरी तरह से ये बताया है कि इसका कहीं ना कहीं प्रभाव 2022 और 2024 में होने वाले चुनाव पर साफ दिखाई देगा।